27 जून 1976 की सुबह इजराइल के शहर तेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा की तरह एक्टिव था। सुबह करीब 9 बजे का समय था और रनवे पर एक इंटरनेशनल फ्लाइट अपने अगले लंबे सफर के लिए तैयार खड़ी थी। एयर फ्रांस फ्लाइट AF 139। इस फ्लाइट को तेल अवीव से उड़ान भरकर आखिरकार पेरिस पहुंचना था, लेकिन यह कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। इसके बीच में ग्रीस की राजधानी एथेंस पर एक स्टॉप तय था, जहां कुछ और यात्रियों को इस विमान में सवार होना था। उस सुबह इस फ्लाइट में दुनिया के अलग अलग देशों से आए 246 से ज्यादा यात्री बैठे थे। हालांकि फ्लाइट इजराइल से उड़ रही थी, इसलिए इनमें बड़ी संख्या यहूदी यात्रियों की भी थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यह साधारण सफर दुनिया के सबसे खतरनाक एविएशन क्राइसिस में बदलने वाला है। तो आखिर उस दिन इस फ्लाइट के साथ ऐसा क्या होने वाला था? कौन लोग थे जो कुछ ही देर में पूरे विमान पर कब्जा करने वाले थे? और क्या इतने सारे यात्रियों की जान उस वक्त हवा में ही दांव पर लगने वाली थी? अगर आप ऐसी ही असली घटनाओं की गहराई तक जाने वाली डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम उसके पीछे छुपी पूरी रियलिटी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी समझते हैं। सुबह ठीक 8:59 पर एयर फ्रांस फ्लाइट AF 139 तेल अवीव से उड़ान भरती है। विमान आसमान में उड़ता है और धीरे धीरे भूमध्य सागर के ऊपर अपनी तय दिशा में बढ़ने लगता है। उस वक्त विमान के अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लोग अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे, कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ लोग खिड़की से बाहर बादलों को देख रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर सामान्य नहीं रहने वाला। करीब 2 घंटे बाद सुबह लगभग 11:30 पर यह फ्लाइट अपने तय शेड्यूल के अनुसार ग्रीस के एथेंस एयरपोर्ट पर उतरती है। यहां से कुछ यात्रियों को उतरना था और कुछ नए यात्रियों को इस विमान में चढ़ना था। सब कुछ बिल्कुल रूटीन प्रोसेस की तरह चल रहा था। लेकिन ठीक इसी एयरपोर्ट के एक दूसरे हिस्से में उसी समय 4 लोग अपने छोटे छोटे केबिन बैग के साथ सुरक्षा जांच पार करने की कोशिश कर रहे थे। उनके बैग के अंदर छुपी हुई थी पिस्तौलें और हैंड ग्रेनेड। उस दौर में एयरपोर्ट सिक्योरिटी आज जितनी मजबूत नहीं हुआ करती थी। कई जगह सिस्टम ढीला था, कई जगह मशीनें सही से काम नहीं करती थी और कई बार स्क्रीनिंग पर मौजूद लोग भी पूरी तरह अलर्ट नहीं रहते थे। एथेंस एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक जगह लगा मेटल डिटेक्टर उस समय काम ही नहीं कर रहा था। ऊपर से एक्सरे स्क्रीन पर बैग स्कैन तो हो रहे थे, मगर उन्हें देखने वाला कोई मौजूद नहीं था। इसी बड़ी सुरक्षा चूक का फायदा उठाकर ये चारों लोग आराम से अपने हथियारों के साथ एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इन चारों में एक महिला भी शामिल थी। एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने के बाद ये सीधे उसी फ्लाइट की ओर बढ़ते हैं जो कुछ ही देर पहले तेल अवीव से उतरी थी। एयर फ्रांस फ्लाइट AF 139। जब तक विमान एथेंस में खड़ा रहा, उस दौरान 38 ट्रांजिट यात्री विमान से उतर गए और लगभग 58 नए यात्री इसमें सवार हुए। उन्हीं 58 यात्रियों के बीच ये 4 लोग भी चुपचाप इस फ्लाइट में दाखिल हो गए। बाहर से देखने पर वे बिल्कुल आम यात्रियों जैसे ही लग रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यही 4 लोग इस पूरे विमान की किस्मत बदलने वाले हैं। विमान के अंदर प्रवेश करने के बाद 2 लोग फर्स्ट क्लास में जाकर बैठ गए, जबकि बाकी 2 इकोनॉमी सेक्शन में अपनी सीटों पर बैठ गए। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि किसी को शक करने की कोई वजह ही नहीं थी। अब दोपहर के करीब 12 बज चुके थे। बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी और फ्लाइट को एथेंस से उड़ान भरकर अपने अंतिम गंतव्य पेरिस की ओर निकलना था। रनवे पर विमान धीरे धीरे गति पकड़ता है और फिर आसमान में उठ जाता है। उड़ान भरने के लगभग 8 मिनट बाद जब विमान ग्रीस के पास कोरिंथ की खाड़ी के ऊपर पहुंचता है, तभी अचानक वह पल आता है जो पूरे सफर को हमेशा के लिए बदल देता है। फर्स्ट क्लास में बैठे दोनों यात्रियों में से एक अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा होता है। उसके एक हाथ में पिस्तौल होती है और दूसरे हाथ में हैंड ग्रेनेड। अगले ही सेकंड वह तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगता है। आगे बैठे केबिन क्रू और कुछ यात्रियों को जब यह दृश्य दिखता है तो वे घबराकर चीख उठते हैं। लेकिन विमान का पिछला हिस्सा अभी भी पूरी तरह अनजान था कि सामने आखिर हो क्या रहा है। कॉकपिट के अंदर उस समय 3 लोग मौजूद थे। कप्तान मिशेल बाकोस, उनका को पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर।
जैसे ही बाहर से घबराहट की आवाजें आती हैं, कप्तान बाकोस तुरंत फ्लाइट इंजीनियर से कहते हैं कि जाकर देखो बाहर क्या हो रहा है। जैसे ही फ्लाइट इंजीनियर कॉकपिट का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है, उसके सामने बंदूक ताने एक आदमी खड़ा होता है। उसका नाम विल्फ्रीड बोसे था। उसके हाथ में पिस्तौल थी और दूसरे हाथ में ग्रेनेड। वह बिना एक पल गंवाए सीधे कॉकपिट के अंदर घुस जाता है। को पायलट को उसकी सीट से हटाकर वह खुद वहां बैठ जाता है और बाकी दोनों क्रू मेंबर्स को बंदूक की नोक पर कॉकपिट से बाहर भेज दिया जाता है। अब पूरे विमान का कंट्रोल उसके हाथ में था। विल्फ्रीड बोसे कप्तान मिशेल बाकोस के सिर पर बंदूक टिकाते हुए साफ शब्दों में कहता है कि अब यह विमान पेरिस नहीं जाएगा। पायलट को आदेश दिया जाता है कि विमान को तुरंत दक्षिण दिशा की ओर मोड़कर लीबिया की तरफ ले जाया जाए। धमकी भी साफ थी। अगर आदेश का पालन किया गया तो सब सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जरा सी भी चालाकी हुई तो गोली चलने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इस दबाव और खतरे के बीच कप्तान बाकोस मजबूर होकर विमान की दिशा बदल देते हैं। उसी समय विमान के पीछे इकोनॉमी क्लास में बैठे बाकी 2 हमलावर भी अपने हथियार निकाल लेते हैं। उनका नाम था जायल और फेयस। वे भी पिस्तौल और ग्रेनेड के सहारे यात्रियों को डराकर पूरी केबिन को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा विमान इन चारों लोगों के कब्जे में आ चुका था। इसके बाद मुख्य हमलावर कॉकपिट का माइक्रोफोन उठाता है और पूरे विमान में एक ठंडी सख्त आवाज गूंजती है। वह घोषणा करता है कि यह विमान अब हाईजैक हो चुका है। अब से इस फ्लाइट का कैप्टन वही है और इस विमान का नया नाम हाइफा होगा। फिर वह साफ चेतावनी देता है कि अगर यात्रियों ने उनके आदेशों का पालन किया तो किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जरा भी विरोध हुआ तो पूरा विमान उड़ाने में उन्हें 1 पल भी नहीं लगेगा। वही संदेश वह फ्रेंच भाषा में भी दोहराता है ताकि हर यात्री को साफ समझ आ जाए कि अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इन चारों अपहरणकर्ताओं में से 2, जायल और फेयस, फिलिस्तीनी संगठन पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से जुड़े थे, जो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। बाकी 2, ब्रिगेड कुलमान और विल्फ्रीड बोसे, जर्मनी के एक उग्र वामपंथी संगठन रिवोल्यूशनरी सेल्स से थे। यह संगठन उस दौर में अमेरिका और पश्चिमी देशों की राजनीतिक ताकत के खिलाफ खुद को एक क्रांतिकारी आंदोलन मानता था। लेकिन सवाल अब यह था, यह विमान आखिर कहां ले जाया जाने वाला था? इन हमलावरों की असली योजना क्या थी? और क्या 200 से ज्यादा यात्रियों की किस्मत अब पूरी तरह इन 4 लोगों के हाथों में जा चुकी थी? आसमान में उड़ता वह विमान अब एक साधारण फ्लाइट नहीं रह गया था। वह एक चलता फिरता इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका था और दुनिया को अभी इसका असली असर समझना बाकी था। असल में यह हाईजैकिंग किसी एक संगठन की प्लानिंग नहीं थी। इसके पीछे 2 अलग-अलग उग्रवादी ग्रुप साथ आए थे। वजह साफ थी, इन दोनों संगठनों के कई सदस्य दुनिया की अलग-अलग जेलों में बंद थे और उनमें सबसे बड़ी संख्या इजराइल की जेलों में कैद लोगों की थी। इन कैदियों को छुड़वाने के लिए ही यह पूरा ऑपरेशन डिजाइन किया गया था। इन चारों हाईजैकर्स की असली योजना आगे अपनी मांगें रखकर सरकारों पर दबाव बनाना था। अभी तक उन्होंने सिर्फ प्लेन का कंट्रोल लिया था। असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। कॉकपिट में तनाव बना हुआ था और विमान लगातार दक्षिण दिशा में उड़ रहा था। कुछ घंटों तक प्लेन उसी तरह आगे बढ़ता रहा। फिर दोपहर के करीब 3 बजे यह विमान लीबिया के शहर बेंगाजी के एयरस्पेस में पहुंच गया। एयरस्पेस में प्रवेश करते ही पायलट ने तुरंत वहां के एटीसी से संपर्क किया और पूरी स्थिति साफ साफ बता दी। उसने बताया कि विमान हाईजैक हो चुका है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि फ्यूल तेजी से कम हो रहा है। अगर तुरंत कहीं उतरने की अनुमति नहीं मिली तो विमान के क्रैश होने का खतरा भी बन सकता है। काफी देर तक बातचीत और कंफ्यूजन चलता रहा। आखिरकार लीबिया की तरफ से इस विमान को बेंगाजी में उतरने की अनुमति मिल गई। विमान रनवे पर उतरा तो माहौल थोड़ा अजीब था। हैरानी की बात यह थी कि हाईजैकर्स किसी घबराहट में नहीं दिख रहे थे। वे आराम से प्लेन से बाहर निकले जैसे कोई सामान्य प्रक्रिया चल रही हो। कुछ लीबियाई अधिकारी भी वहां पहुंचे और उनसे बातचीत हुई। फिर विमान के अंदर बैठे यात्रियों को थोड़ा खाना भी दिया गया। बाहर से देखने पर पूरा सीन किसी इमरजेंसी जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधारण ट्रांजिट स्टॉप चल रहा हो। इसी दौरान एक हाईजैकर दोबारा प्लेन के अंदर जाता है और सभी यात्रियों के पासपोर्ट और दस्तावेज
इकट्ठा करने लगता है। वह उन पर वीजा की स्टैंपिंग जैसी औपचारिकताएं करने लगता है। यह सब कुछ इतने सामान्य तरीके से हो रहा था कि पहली नजर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही फ्लाइट है जिसे कुछ घंटे पहले बंदूक और ग्रेनेड के दम पर कब्जे में लिया गया था। करीब 6 से 7 घंटे तक यह विमान बेंगाजी में खड़ा रहा। इस दौरान फ्यूल भरा गया, कुछ तकनीकी जांच हुई और फिर एक बार फिर इंजन चालू हो गए। विमान दोबारा रनवे से उठता है और अंधेरे आसमान की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हाईजैकर पायलट को नया आदेश देता है। विमान को अब और दक्षिण की तरफ मोड़ना होगा। गंतव्य था युगांडा। हैरानी की बात यह थी कि जो मुख्य हाईजैकर था वह पूरे समय उसी तरह अनाउंसमेंट कर रहा था जैसे कोई सामान्य कैप्टन फ्लाइट के दौरान जानकारी देता है। उसकी आवाज माइक्रोफोन पर बार बार गूंज रही थी। यात्रियों को हर अगले कदम के बारे में बताया जा रहा था और फिर उसी अनाउंसमेंट में उसने साफ कहा कि यह विमान अब युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर उतरेगा। युगांडा का नाम सुनते ही विमान के अंदर बैठे यात्रियों के चेहरे बदल गए। डर पहले से था, अब वह और गहरा हो चुका था। खासकर इजरायली यात्रियों के लिए यह खबर और ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि उस दौर में युगांडा का नाम एक ऐसे शख्स से जुड़ा था जो पूरी दुनिया में अपने अनिश्चित और खतरनाक फैसलों के लिए जाना जाता था। राष्ट्रपति ईदी अमीन। उसकी छवि बेहद विवादित थी। लोग उसे गुस्सैल, अनप्रिडिक्टेबल और नियमों की परवाह न करने वाला शासक मानते थे। कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता था कि सत्ता में आने के बाद उसने अपने हजारों राजनीतिक विरोधियों को मरवा दिया था। कुछ अजीब सी कॉन्स्पिरेसी कहानियां भी दुनिया भर में घूमती रहती थीं, जिनमें दावा किया जाता था कि वह इंसान का मांस तक खा जाता है। सच क्या था और अफवाह क्या, यह अलग बात थी, मगर उसकी छवि इतनी खतरनाक जरूर बन चुकी थी कि उसका नाम सुनकर ही लोगों में डर पैदा हो जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ईदी अमीन ने इजराइल के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और खुलकर एंटी इजराइल रुख अपना लिया था। इसलिए जैसे ही यात्रियों को पता चला कि विमान युगांडा जा रहा है, कई लोगों के मन में एक ही सवाल घूमने लगा। अगर यह प्लेन वहां उतरा तो आगे क्या होगा? और अगर वहां की सरकार इन हाईजैकर्स के साथ खड़ी हो गई तो फिर? कुछ ही देर बाद विमान युगांडा के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। वहां के एटीसी से संपर्क हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां से ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए। विमान को आसानी से उतरने की अनुमति दे दी गई। बाद में कई लोगों ने इसी बात पर सवाल उठाए, क्या युगांडा को पहले से पता था कि यह हाईजैक किया हुआ विमान आने वाला है? क्या ईदी अमीन पहले से इस पूरी योजना में शामिल था? उस समय इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। उधर इजराइल में तब तक खबर पहुंच चुकी थी कि उनका विमान हाईजैक होकर युगांडा की ओर बढ़ रहा है। वहां सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार मीटिंग्स कर रही थीं। एक के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग, लगातार चर्चा, हर स्तर पर प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। फिर 29 जून 1976 की रात करीब 3:15 पर एयर फ्रांस फ्लाइट AF139 युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर उतरती है। जैसे ही विमान रनवे पर पहुंचता है, यात्रियों को खिड़कियों से एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। एयरपोर्ट के चारों तरफ युगांडा की सेना तैनात थी। सैनिक हथियारों के साथ खड़े थे। आसपास गाड़ियां, ट्रक और सैन्य वाहन मौजूद थे। पूरा एयरपोर्ट मानो किसी सैन्य ऑपरेशन का हिस्सा बन चुका था। इस एयरपोर्ट के 2 हिस्से थे, एक नया टर्मिनल और दूसरा पुराना टर्मिनल। नया टर्मिनल बनने के बाद पुराना टर्मिनल लगभग इस्तेमाल से बाहर हो चुका था, लेकिन आने वाले घंटों में वही पुराना टर्मिनल इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला था। विमान के उतरने के बाद हाईजैकर्स उसे पुराने टर्मिनल के पास ले जाने को कहते हैं। वे बाहर निकलकर वहां मौजूद युगांडा के अधिकारियों से बातचीत करते हैं और तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। अचानक वहां 3 और उग्रवादी उनसे आकर मिल जाते हैं, जो उसी फिलिस्तीनी संगठन से जुड़े थे। अब तक विमान को हाईजैक करने वाले 4 लोग थे, लेकिन एंटेबे पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या बढ़कर 7 हो चुकी थी। ये 3 लोग वहां कैसे पहुंचे? उन्हें एयरपोर्ट तक किसने आने दिया? और क्या युगांडा की सरकार को इस बारे में पहले से जानकारी थी? उस समय इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ ही देर बाद यात्रियों को विमान से उतरने का आदेश दिया गया। सभी को लाइन बनाकर नीचे उतारा जाने लगा। दोनों तरफ हथियारबंद गार्ड खड़े थे। एक तरफ हाईजैकर्स, दूसरी तरफ युगांडा के सैनिक।
बीच में धीरे धीरे चलते हुए यात्री पुराने टर्मिनल की ओर बढ़ रहे थे। उस पुराने टर्मिनल के अंदर एक बड़ा वेटिंग हॉल था। सभी यात्रियों को उसी हॉल में ले जाकर बैठा दिया गया। लेकिन यहां आकर भी स्थिति सामान्य नहीं हुई। असल में अब इस पूरी कहानी का अगला और कहीं ज्यादा खतरनाक चरण शुरू होने वाला था। एंटेबे के पुराने टर्मिनल के अंदर अब एक अजीब सा सिस्टम बन चुका था। ऊपर की मंजिल पर हाईजैकर्स आराम कर रहे थे और नीचे हॉल में यात्रियों पर नजर रखने का काम युगांडा की सेना संभाल रही थी। उन्होंने एक तरह की रिलीफ टीम बना दी थी जो खाना, पानी और बेसिक जरूरतें संभाल रही थी। बाहर से देखने पर यह पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ कंट्रोल में हो, लेकिन असल में हर मिनट तनाव बढ़ रहा था। इसी दौरान अचानक एक और शख्स उस हॉल में प्रवेश करता है। युगांडा का राष्ट्रपति ईदी अमीन। लंबा कद, भारी शरीर और उसके साथ सैनिकों का घेरा। वह अंदर आता है और सीधे यात्रियों से बात करना शुरू कर देता है। वह एक तरह की स्पीच देता है। उसके शब्दों का मतलब साफ था। वह खुद को एक मीडिएटर के रूप में पेश कर रहा था। वह बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा था कि वह मजबूरी में यह सब होने दे रहा है ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। कुछ ही देर बाद हाईजैकर्स अपनी असली चाल चलते हैं। वे ज्यादा इंतजार नहीं करते। एक कागज पर अपनी मांगों की पूरी लिस्ट तैयार की जाती है। यह सिर्फ एक साधारण मांग नहीं थी, यह सीधा इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की रणनीति थी। उनकी मांग साफ थी। उनके संगठनों के कुल 53 सदस्य दुनिया की अलग अलग जेलों में बंद थे। इनमें से 40 लोग इजराइल की जेलों में थे। बाकी फ्रांस, जर्मनी, केन्या और स्विट्जरलैंड की जेलों में कैद थे। इन सभी कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए। इसके साथ ही $5 मिलियन की रकम भी दी जाए और बदले में वादा किया गया जैसे ही यह मांगे पूरी होंगी सभी यात्रियों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक सख्त डेडलाइन भी तय कर दी, 1 जुलाई दोपहर 2 बजे तक। अगर उस समय तक उनकी सारी शर्तें पूरी नहीं हुई तो फिर सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। यह संदेश उसी दिन 29 जून 1976 को युगांडा की सरकार के जरिए इजराइल और बाकी देशों तक पहुंचा दिया गया। मांगे पहुंचते ही माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। लेकिन हाईजैकर्स यही नहीं रुके। उन्होंने अगला कदम उठाया और यही कदम बाद में पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा बन गया। उन्होंने सभी यात्रियों के पासपोर्ट इकट्ठा किए और एक एक नाम माइक्रोफोन पर पुकारना शुरू किया। फिर लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांटना शुरू हुआ। जो यात्री यहूदी थे या जिनका संबंध इजराइल से था उन्हें एक अलग समूह में रखा जाने लगा और जो यात्री गैर इजरायली थे उन्हें अलग कर दिया गया। कुछ ही देर में पूरा हॉल 2 हिस्सों में बंट चुका था। सभी यहूदी और इजरायली यात्रियों को एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका या किसी और देश का नागरिक था लेकिन उसकी पहचान यहूदी थी, तब भी उसे उसी इजरायली समूह में डाल दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक अजीब अपवाद रह गया। एक इजरायली यात्री ऐसा था जिसके पास दोहरी नागरिकता थी और वह दूसरे देश के पासपोर्ट पर यात्रा कर रहा था। इस वजह से वह गलती से गैर इजरायली समूह में रह गया, वरना लगभग सभी इजरायली यात्रियों को अलग कर दिया गया था। उसी दौरान एक महिला यात्री की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे तुरंत एंटेबे शहर के एक अस्पताल में भेज दिया गया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि उसका अस्पताल पहुंचना आगे चलकर इस पूरी कहानी में एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला है। बाकी सभी यात्री अब पुराने टर्मिनल के उसी हॉल में कैद थे। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। फिर रात आ गई और फिर अगला दिन शुरू हुआ, 30 जून 1976। उस दिन हाईजैकर्स ने एक और फैसला लिया। गैर इजरायली यात्रियों में से कुछ लोगों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। इनमें बीमार लोग थे, छोटे बच्चों के साथ माताएं थीं और कुछ बुजुर्ग यात्री भी थे। इन लोगों को एक विमान में बैठाकर पेरिस भेज दिया गया। उस फ्लाइट में एयर फ्रांस के 12 क्रू मेंबर भी थे। उन्हें भी जाने की अनुमति दी गई। लेकिन यहां एक और हैरान करने वाली घटना हुई। क्रू मेंबर्स ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने यात्रियों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यह फैसला उस समय एक इंसानी साहस का उदाहरण था, लेकिन आगे चलकर यही फैसला कहानी को और भी गहराई देने वाला था। दूसरी तरफ हाईजैकर्स को शायद अंदाजा भी नहीं था कि गैर इजरायली यात्रियों को छोड़ना उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती बनने वाला है, क्योंकि उन्हीं छोड़े गए यात्रियों से मिलने वाली जानकारी
बाद में पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल देगी। उधर एंटेबे में हाईजैकर्स अपना खेल खेल रहे थे और उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर इजराइल में एक बिल्कुल अलग ही माहौल बन चुका था। सरकार के भीतर लगातार मीटिंग्स चल रही थी। वॉर रूम ब्रीफिंग, कैबिनेट लेवल डिस्कशन, सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट, पूरा सिस्टम एक्टिव हो चुका था। मोसाद, शिन बेट, आईडीएफ के प्लानर्स, एयरफोर्स स्ट्रेटेजिस्ट, साइबर और इंटेलिजेंस एनालिस्ट, हर यूनिट दिन रात काम कर रही थी। एक तरफ संभावित सैन्य ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी, दूसरी तरफ अलग अलग परिदृश्यों पर मिलिट्री ड्रिल्स शुरू हो चुकी थी। किसी भी वक्त तुरंत जवाब देना पड़े, इसके लिए एक इमरजेंसी कमेटी भी बना दी गई थी। इसके साथ ही एक खास इंटेलिजेंस टीम बनाई गई जिसका सिर्फ एक ही काम था, एंटेबे एयरपोर्ट की हर छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा करना। पुराना टर्मिनल कहां है, प्रवेश कहां से होता है, बाहर निकलने के रास्ते कितने हैं, अंदर कितने हाईजैकर्स हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, हर डिटेल, हर एंगल, सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा था। साथ ही एक अलग ब्रेनस्टॉर्मिंग टीम बनाई गई जो इन जानकारियों के आधार पर संभावित ऑपरेशन के कई अलग अलग प्लान तैयार कर रही थी। इसी बीच जैसे ही गैर इजरायली यात्रियों का विमान पेरिस पहुंचा, इजराइल की एक टीम तुरंत वहां पहुंच गई और वहीं से पूछताछ शुरू हुई। हर यात्री से एक एक सवाल पूछा गया। कितने हाईजैकर्स हैं, वे किस भाषा में बात करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, युगांडा की सेना कहां तैनात थी, कौन किस जगह खड़ा था, कौन कहां जाकर आराम करता था। छोटी से छोटी बात नोट की गई। इन सभी जानकारियों को जोड़कर एक बेहद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई और यही रिपोर्ट आगे बनने वाले ऑपरेशन की रीढ़ बनने वाली थी। उसी समय इजराइल ने दो रास्ते एक साथ खोल दिए, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक। पहली कोशिश यही थी कि बिना सैन्य कार्रवाई के ही बंधकों को छोड़ा लिया जाए, इसलिए बैक चैनल बातचीत शुरू की गई। अमेरिका से संपर्क किया गया। अमेरिका ने मिस्र के नेताओं और कुछ अफ्रीकी देशों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की। यहां तक कि फिलिस्तीनी नेतृत्व तक भी पहुंच बनाई गई। पीएलओ के चेयरमैन यासिर अराफात से भी संपर्क किया गया। उन्होंने हाईजैकर्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन हाईजैकर्स ने उनसे बात करने से साफ मना कर दिया। फिर एक और रास्ता निकाला गया। इजराइल के एक रिटायर्ड अधिकारी बरूच बारका की युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन से पुरानी जान पहचान थी। इजरायली सरकार ने तुरंत उन्हें बुलाया और उनसे ईदी अमीन से फोन पर बातचीत करवाई। बरूच ने ईदी अमीन को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम इन यात्रियों को छुड़ा देते हो तो पूरी दुनिया में तुम्हारी छवि बदल सकती है, तुम हीरो बन सकते हो। यहां तक कहा गया कि अगर वह मदद करे तो उसे नोबेल पीस प्राइज तक दिलवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ईदी अमीन नहीं माना। उसका जवाब हर बार लगभग एक जैसा था। उसने कहा कि यह सब उसके नियंत्रण में नहीं है और अगर मांगें पूरी नहीं की गईं तो हाईजैकर्स सच में सभी यात्रियों को मार सकते हैं। इस बीच इजराइल के अंदर माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा था। घंटे घंटे के साथ दबाव बढ़ रहा था। बंधकों के परिवार इकट्ठा होकर सरकारी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने लगे थे। कई जगह गुस्साई भीड़ सरकारी इमारतों तक में घुस गई। तोड़फोड़ हुई। मीडिया लगातार इन परिवारों की आवाज दिखा रहा था। हर न्यूज बुलेटिन में एक ही सवाल गूंज रहा था, सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए क्या कर रही है। उस समय के इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन पर भारी दबाव था। अगर एक भी इजरायली नागरिक को नुकसान हुआ तो जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। इसी दबाव के बीच राबिन ने एक अहम बैठक बुलाई। उस बैठक में उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल हाईजैकर्स की मांगें मान लेने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बंधक एक दुश्मन देश के अंदर है। वहां सीधा सैन्य हमला करना बहुत जोखिम भरा होगा। ऊपर से ईदी अमीन का रवैया भी साफ नहीं था। अगर उसने हाईजैकर्स का साथ दे दिया तो स्थिति और खतरनाक हो सकती थी। राबिन का तर्क था, कैदियों के बदले अगर लोगों की जान बच सकती है तो शायद वही रास्ता चुनना होगा। लेकिन उसी बैठक में इजराइल के रक्षा मंत्री शिमोन पेरेज ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने साफ कहा, अगर आज आतंकवादियों की मांग मान ली गई तो कल यह और बड़ा खतरा बन जाएगा। दुनिया के सामने इजराइल कमजोर दिखाई देगा और आगे ऐसे हमले और बढ़ेंगे। यहीं से सरकार के अंदर मतभेद शुरू हो गए। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों अलग अलग रास्ता देख रहे थे, लेकिन आखिरकार एक बात पर सहमति बनी। पहले एक ठोस योजना तैयार की जाए, फिर तय किया जाएगा कि आगे क्या कदम उठाया जाएगा।
क्योंकि अब जो भी फैसला होना था वह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि इतिहास का रुख बदल सकता था। समय तेजी से बीत रहा था। घटनाओं की रफ्तार इतनी बढ़ चुकी थी कि देखते ही देखते कैलेंडर 1 जुलाई 1976 पर पहुंच गया। उसी सुबह तेल अवीव के हकरिया मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में एक बेहद अहम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कमरे के अंदर माहौल भारी था। सामने इजराइल के प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन बैठे थे। उनके साथ रक्षा मंत्री शिमोन पेरेज और चीफ ऑफ स्टाफ मोर्दखाई गुर मौजूद थे। उसी बैठक में इजरायली सेना के ब्रिगेडियर जनरल डैन शॉमरॉन 3 संभावित सैन्य ऑपरेशन का प्रेजेंटेशन लेकर आए। उनका दावा था कि इन 3 तरीकों से एंटेबे में फंसे बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की जा सकती है। पहला विचार था कि एंटेबे एयरपोर्ट के पास मौजूद लेक विक्टोरिया का इस्तेमाल किया जाए। योजना के अनुसार इजराइल के नेवी कमांडो नावों के जरिए चुपचाप झील के रास्ते वहां पहुंचेंगे, फिर एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल तक घुसपैठ करेंगे, हाईजैकर्स को खत्म करेंगे और उसके बाद खुद को युगांडा की सेना के सामने सरेंडर कर देंगे। दूसरा विकल्प था पैराशूट ऑपरेशन का। इस योजना में पैरा कमांडो को रात के समय आसमान से ड्रॉप किया जाना था। वे जमीन पर उतरकर टर्मिनल के अंदर घुसते, हाईजैकर्स को खत्म करते और फिर किसी तरह बंधकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते। तीसरा विचार थोड़ा अलग था। इसमें एक साधारण सिविल विमान का इस्तेमाल करने की योजना थी। उस विमान में आम यात्रियों की तरह इजरायली कमांडो छुपकर बैठते, एंटेबे के नजदीकी एयरपोर्ट पर उतरते, फिर अचानक हमला करके हाईजैकर्स को खत्म कर देते और बंधकों को अपने साथ लेकर निकल जाते। तीनों योजनाएं सुनने में साहसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, कमरे में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों ने एक एक करके इन सभी विकल्पों को खारिज कर दिया। कारण साफ था, इन योजनाओं में अंदर घुसने की रणनीति तो काफी मजबूत लग रही थी, मगर बाहर निकलने का रास्ता बेहद कमजोर था। लेक विक्टोरिया वाली योजना में तो यह भी नहीं बताया गया था कि झील में मौजूद खतरनाक मगरमच्छों से कैसे निपटा जाएगा। पैराशूट ऑपरेशन में उतरने के बाद वापसी का रास्ता साफ नहीं था और सिविल विमान वाली योजना में भी सुरक्षित एग्जिट की कोई भरोसेमंद व्यवस्था नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इन तीनों योजनाओं में अंतिम चरण युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन पर निर्भर था। यह मानकर चला गया था कि जब हाईजैकर्स खत्म हो जाएंगे तो ईदी अमीन इजरायली कमांडो की मदद करेगा। लेकिन इजराइल के नेतृत्व को इस बात पर गहरा संदेह था। उन्हें शक था कि कहीं ना कहीं ईदी अमीन खुद इस पूरे खेल से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अपनी पूरी सैन्य योजना उस पर भरोसा करके बनाना बहुत बड़ा जोखिम होता। इसी वजह से तीनों योजनाओं को वहीं रिजेक्ट कर दिया गया। मीटिंग खत्म होने लगी तो ब्रिगेडियर जनरल डैन ने एक और मौका मांगा। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ा समय दिया जाए तो वह ऐसा प्लान तैयार कर सकते हैं जिसमें युगांडा की सरकार पर बिल्कुल भी निर्भरता न हो। उसी दिन यानी 1 जुलाई 1976 को एक और रणनीति शुरू की गई, बातचीत। असल में यह बातचीत सच में समझौता करने के लिए नहीं थी। इसका असली उद्देश्य था समय खरीदना। डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए हाईजैकर्स तक संदेश पहुंचाया गया कि इजराइल उनकी मांगें मानने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या यह है कि जिन कैदियों को रिहा करना है वे कई अलग अलग देशों की जेलों में बंद है। उन्हें इकट्ठा करने और सुरक्षित तरीके से सौंपने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। दिलचस्प बात यह थी कि उसी समय एक और संयोग भी हो गया। ईदी अमीन को अफ्रीकी संगठन ओयू की चेयरमैनशिप से जुड़ी एक मीटिंग के लिए मॉरिशस जाना था। ऐसे में उसके लिए भी समय बढ़ना फायदेमंद था। काफी बातचीत के बाद आखिरकार हाईजैकर्स मान गए। नई डेडलाइन तय हुई 4 जुलाई दोपहर 2 बजे। स्पष्ट चेतावनी भी दोहराई गई, अगर उस समय तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। इसके बाद ईदी अमीन खुद मीडिया के सामने आया। उसने कैमरों के सामने बयान दिया कि उसने पहले भी कुछ यात्रियों को छुड़वाकर पेरिस भेजा है और अब फिर से बातचीत करके समय बढ़वाया है। दुनिया के सामने वह खुद को एक जिम्मेदार मध्यस्थ की तरह पेश कर रहा था और कई जगह उसकी इस भूमिका की तारीफ भी होने लगी। लेकिन उसी समय इजराइल की इंटेलिजेंस टीम को एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि एक इजरायली निर्माण कंपनी सोलेल बोने ने 1960 से 1970 के बीच एंटेबे एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल का निर्माण किया था। यही वह इमारत थी जहां सभी बंधक रखे गए थे। ये जानकारी मिलते ही उस कंपनी के इंजीनियरों और अधिकारियों को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने पुराने टर्मिनल का पूरा ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराया। हर कमरा, हर गलियारा, हर प्रवेश और निकास मार्ग।
इजरायली टीम ने पेरिस पहुंचे मुक्त यात्रियों से मिली जानकारी को भी इन नक्शों से मिलाया। फिर इन सभी डिटेल्स के आधार पर पूरे टर्मिनल का एक सटीक मॉडल तैयार किया गया। कमांडो यूनिट्स उसी मॉडल पर अभ्यास करने लगी। अब धीरे धीरे सारी जानकारियां एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी। इन्हीं जानकारियों के आधार पर एक अंतिम योजना तैयार की गई और इस बार यह योजना बाकी सभी विकल्पों से अलग थी। इस बार फैसला हुआ कि कुछ गिने चुने कमांडो भेजने के बजाय एक बड़ी विशेष बल टीम भेजी जाएगी। 100 से ज्यादा सैनिक, वे बिना किसी को बताए, बिना युगांडा की अनुमति के चुपचाप वहां पहुंचेंगे। एंटबे एयरपोर्ट पर उतरते ही पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो युगांडा की सेना से भी भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे। फिर टर्मिनल के अंदर घुसकर हाईजैकर्स को खत्म करेंगे, बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे और तुरंत वापस उड़ान भरेंगे। सुनने में यह योजना असंभव जैसी लग रही थी, लेकिन इस ऑपरेशन की असली ताकत किसी गुप्त हथियार में नहीं थी। इसकी असली ताकत थी गति। हर कदम की एक तय रफ्तार निर्धारित की गई थी। किस सेकंड पर कौन सी टीम कहां पहुंचेगी, किस मिनट में किस हिस्से पर कब्जा होगा, पूरे ऑपरेशन को बिजली की तरह तेज चलना था। इसी वजह से इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट, बिजली की गति से हमला। 3 जुलाई 1976 की शाम करीब 6:30 पर इजरायली सरकार ने इस ऑपरेशन को अंतिम मंजूरी दे दी। तैयारियां पहले से चल रही थी, लेकिन अब फैसला हो चुका था और उसी दिन तय किया गया कि यह मिशन उसी रात अंजाम दिया जाएगा। करीब रात 11 बजे। दिन के उजाले में जाना बहुत जोखिम भरा था। ऊपर से अगले ही दिन हाईजैकर्स की डेडलाइन खत्म होने वाली थी। समय अब लगभग खत्म हो चुका था। उधर एंटेबे में हाईजैकर्स बिल्कुल निश्चिंत थे। उन्हें यकीन था कि इजराइल उनकी मांगे मान चुका है। बस कुछ घंटों बाद उनके साथी कैदी रिहा हो जाएंगे। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर इजराइल में उसी समय कुछ कमांडो अपने हथियार तैयार कर रहे थे और कुछ ही घंटों बाद वे उन विमानों में बैठने वाले थे जो उन्हें सीधे दुश्मन देश के दिल में ले जाने वाले थे। इस मिशन के लिए इजराइल ने 4 C-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान चुने थे। इन विमानों की खासियत यह थी कि वे खराब एयरफील्ड पर भी उतर सकते थे, छोटी रनवे पर तेजी से टेक ऑफ कर सकते थे और भारी सामान लेकर लंबी दूरी तय कर सकते थे। और क्योंकि यह ऑपरेशन ऐसी जगह होने वाला था जहां किसी भी तरह की स्थानीय मदद की उम्मीद नहीं थी, इन विमानों को सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि पूरे मिशन के लिए जरूरी भारी उपकरण, वाहन और हथियार भी अपने साथ लेकर उड़ना था। C-130 हरक्यूलिस विमान इस मिशन के लिए लगभग परफेक्ट साबित हो रहा था। यह भारी से भारी लोड उठाने में सक्षम था और इसका पिछला दरवाजा पूरी तरह खुल जाता था, जिससे गाड़ियों और सैनिकों की लोडिंग अनलोडिंग कुछ ही सेकंड में की जा सकती थी। यही वजह थी कि ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज और लैंड रोवर भी आराम से इन विमानों के अंदर ले जाई जा सकती थी। आगे चलकर यही गाड़ियां पूरे मिशन की रणनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाली थी। यह विमान स्टेल्थ तकनीक वाले नहीं थे, लेकिन कम ऊंचाई पर उड़ते हुए और सही रूट चुनकर रडार से बचने की संभावना बाकी विकल्पों से काफी बेहतर थी। इसी वजह से 4 C-130 हरक्यूलिस विमान चुने गए। अब असली चुनौती दूरी थी। इजराइल से युगांडा तक की दूरी 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। इसका मतलब साफ था, चाहे जितना फ्यूल भरा जाए, वापसी में कम से कम एक बार रिफ्यूलिंग जरूरी होगी। इसलिए इजराइल ने बेहद गुप्त तरीके से केन्या से संपर्क किया और ऑपरेशन के बाद वहां रिफ्यूलिंग की अनुमति हासिल कर ली। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद 3 जुलाई 1976 की रात करीब 11 बजे विमान उड़ान भरते हैं। यह उड़ान शर्म अल शेख इलाके से शुरू होती है। चारों C-130 हरक्यूलिस आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे 2 बोइंग 707 विमान भी निकलते हैं। इन 2 विमानों की अपनी अलग जिम्मेदारी थी। एक बोइंग 707 को केन्या में बैकअप के रूप में तैयार रहना था। दूसरे का काम था ऑपरेशन के अंतिम चरण में जरूरत पड़ने पर पूरे इलाके की निगरानी करना और कम्युनिकेशन सपोर्ट देना। शुरुआत में यह काफिला अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट रूट पर सामान्य विमान की तरह उड़ता है ताकि किसी को शक न हो, लेकिन जब वे आधी दूरी पार कर लेते हैं तब विमान अचानक बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं, इतना नीचे कि कई रडार सिस्टम उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। रूट था पहले इथियोपिया के ऊपर से गुजरना, फिर केन्या के ऊपर और वहां से लेक विक्टोरिया के रास्ते सीधे एंटेबे एयरपोर्ट की ओर बढ़ना। योजना के अनुसार चारों में से एक विमान सबसे पहले उतरने वाला था। बाकी 3 विमान उसके सिग्नल का इंतजार करेंगे और फिर क्रम से उतरेंगे। पहले C-130 के अंदर वही टीम थी जिसे असली हमला करना था। पुराने टर्मिनल के अंदर घुसकर हाईजैकर्स को खत्म करना, यही उनका मिशन था। इस विमान में कुल 29 कमांडो की एक विशेष यूनिट थी, सरियत मतकल।
इस यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे योनाथन नेतन्याहू, जिन्हें सब योनी के नाम से जानते थे। यही योनी नेतन्याहू आगे चलकर इतिहास में अमर हो गए। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि वे बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। आगे जो होने वाला था वही घटना बाद के वर्षों में बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक यात्रा पर भी गहरा असर डालने वाली थी। दूसरे C-130 में क्विक रिएक्शन टीम थी। उनका काम था उतरते ही एयरपोर्ट के नए टर्मिनल इलाके को सुरक्षित करना। अगर युगांडा की सेना जवाबी हमला करती तो उनसे निपटना और मुख्य टीम के लिए सुरक्षित रास्ता बनाना इन्हीं की जिम्मेदारी थी। तीसरे विमान में रिजर्व पैराट्रूपर्स थे। उनकी भूमिका और भी रणनीतिक थी। एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों को नष्ट करना, ताकि अगर ऑपरेशन के दौरान या बाद में युगांडा की वायुसेना हमला करने की कोशिश करे तो वह संभव ही ना हो। चौथे विमान में मेडिकल एंड इवैक्यूएशन टीम थी। इसके साथ एक 10 लोगों की विशेष रिफ्यूलिंग टीम भी मौजूद थी। उनके पास पोर्टेबल फ्यूल पंप थे। अगर किसी कारण केन्या में रिफ्यूलिंग संभव न होती तो वे एंटेबे एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज से खुद ही विमान में ईंधन भर सकते थे। धीरे धीरे विमान एंटेबे एयरपोर्ट के करीब पहुंच रहे थे। एयरपोर्ट का लेआउट समझना जरूरी है। एक तरफ नया टर्मिनल और नया रनवे था, जिसके साथ आधुनिक ATC टावर मौजूद था। दूसरी तरफ पुराना टर्मिनल था, वही जगह जहां सभी बंधकों को रखा गया था। पुराना टर्मिनल अब लगभग इस्तेमाल में नहीं था, इसलिए वह खाली पड़ा रहता था। उस रात वहां सिर्फ 3 तरह के लोग मौजूद थे: बंधक, हाईजैकर्स और युगांडा के सैनिक। पुराने ATC टावर पर युगांडा की सेना तैनात थी। पास ही एक सैन्य रनवे भी था और उसी क्षेत्र में युगांडा एयरफोर्स के 11 लड़ाकू विमान खड़े थे। एयरपोर्ट के दक्षिण में फैला था विशाल लेक विक्टोरिया और उसी दिशा से इजरायली विमान चुपचाप नीचे उतरने वाले थे। पहला C-130 एयरपोर्ट के करीब पहुंचता है। विमान की सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। शोर कम करने के लिए 2 इंजन भी बंद कर दिए जाते हैं। फिर तय बिंदु पर वह धीरे धीरे रनवे की ओर उतरना शुरू करता है। लैंडिंग से पहले ही विमान का पिछला दरवाजा खोल दिया जाता है ताकि जमीन छूते ही सैनिक और गाड़ियां तुरंत बाहर निकल सके। विमान जमीन पर उतरते ही एक बैटरी लाइट से खास सिग्नल देता है। यही संकेत बाकी 3 विमानों को सुरक्षित उतरने का निर्देश देता है। इसके बाद पहला विमान मुड़कर पुराने रनवे के पास रुक जाता है और तभी उसके अंदर से 2 लैंड रोवर और एक काली मर्सिडीज बाहर निकलती है। अब असली चाल शुरू होती है। योजना यह थी कि ये गाड़ियां बिल्कुल वैसा ही काफिला बनाएंगी जैसा युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन एयरपोर्ट आने जाने के समय इस्तेमाल करते थे। वही नंबर प्लेट, वही झंडे, वही व्यवस्था। कमांडो उसी नकली काफिले में बैठकर टर्मिनल तक पहुंचेंगे ताकि शुरुआती सुरक्षा जांच में किसी को शक न हो। मर्सिडीज में योनी नेतन्याहू और उनकी मुख्य टीम बैठती है। कुल 29 कमांडो और 52 पैराट्रूपर तेजी से गाड़ियों में सवार हो जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया 30 सेकंड से 2 मिनट के भीतर पूरी हो जाती है। काफिला अब पुराने टर्मिनल की ओर बढ़ रहा था। उसी समय बाकी 3 विमान भी उतर चुके थे। उनकी टीमें अलग अलग हिस्सों को सुरक्षित करने में लग गईं। किसी ने नया टर्मिनल संभाला, किसी ने कंट्रोल टावर। नकली काफिला लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा था, ठीक उसी रफ्तार से जिस तरह ईदी अमीन का असली काफिला चलता था। लेकिन यहीं एक अप्रत्याशित समस्या सामने आ गई। ईदी अमीन हमेशा काली मर्सिडीज में चलता था। इसी जानकारी के आधार पर नकली काफिला तैयार किया गया था। लेकिन 2-3 दिन पहले ही उसने एक नई सफेद मर्सिडीज खरीद ली थी और अब उसी में चल रहा था। यह जानकारी इजरायली कमांडो तक नहीं पहुंच पाई थी। जैसे ही काफिला टर्मिनल से करीब 300 मीटर दूर पहुंचा, 2 युगांडाई सैनिकों को शक हो गया। उन्होंने काफिला रोक दिया। इजरायली कमांडो को पहले ही सख्त निर्देश दिए गए थे कि युगांडा के सैनिकों को मारने से बचना है ताकि मामला सीधे युद्ध में न बदल जाए। लेकिन अब स्थिति हाथ से निकल रही थी। मर्सिडीज की खिड़की खुलती है। एक कमांडो साइलेंसर लगी पिस्तौल से एक गार्ड को मार देता है, लेकिन पीछे खड़ी लैंड रोवर में मौजूद एक कमांडो गलती से बिना साइलेंसर वाली गोली चला देता है। तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। अब छिपकर काम करना संभव नहीं था। कमांडो तुरंत गाड़ियों को छोड़ते हैं और कई टीमों में बंटकर दौड़ते हुए टर्मिनल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, पुराने ATC टावर से युगांडा के सैनिक उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। 2 टीमें जवाबी फायरिंग में लग जाती हैं। लेकिन योनी नेतन्याहू की टीम बिना रुके सीधे टर्मिनल के मुख्य हॉल की ओर
बढ़ती रहती है, क्योंकि इस मिशन का सबसे बड़ा हथियार था स्पीड। और उसी स्पीड के बीच एक गोली योनी नेतन्याहू को लग जाती है। वे वहीं गिर जाते हैं। ऑपरेशन शुरू होते ही उसके नेता की मौत हो चुकी थी, लेकिन कोई नहीं रुकता। कमांडो टर्मिनल के अंदर घुस जाते हैं। एक हाईजैकर बाहर आता है, वहीं मार गिराया जाता है। अंदर 2 और हाईजैकर गोलीबारी शुरू करते हैं। कुछ सेकंड में वे भी खत्म कर दिए जाते हैं। फिर मेगाफोन पर आवाज गूंजती है, अंग्रेजी और हिब्रू दोनों में, नीचे लेट जाओ, डोंट मूव। लेकिन अफरा तफरी में एक यात्री खड़ा हो जाता है। कमांडो उसे हाईजैकर समझ लेते हैं और गोली चला देते हैं। इसके बाद कमांडो बंधकों से पूछते हैं, बाकी हमलावर कहां हैं? संकेत मिलता है कि वे एक दूसरे कमरे में हैं। ग्रेनेड फेंका जाता है। फिर अंदर घुसकर बाकी आतंकियों को भी खत्म कर दिया जाता है। कुल 7 हाईजैकर, 4 जिन्होंने विमान हाईजैक किया था और 3 जो एंटेबे में शामिल हुए थे, सभी मारे जा चुके थे। इमारत को पूरी तरह साफ करने के बाद रेडियो संदेश भेजा जाता है, बंधकों को बाहर निकाला जा रहा है। कुल 106 बंधकों में से 3 क्रॉसफायर में मारे गए थे। एक बंधक डोरा बलोच पहले ही अस्पताल भेजी जा चुकी थी और वह वहां मौजूद नहीं थी। बाकी 102 बंधकों को धीरे धीरे बाहर लाया गया। एयरपोर्ट के बाकी हिस्सों में भी लड़ाई जारी थी। पुराने एटीसी टावर पर मौजूद सैनिकों को खत्म कर दिया गया। फिर बंधकों को विमानों में बैठाया गया। इसके बाद इजरायली कमांडो रनवे की उस जगह पहुंचे जहां युगांडा एयरफोर्स के लड़ाकू विमान खड़े थे। एक एक कर सभी 11 विमान नष्ट कर दिए गए ताकि पीछा करने की कोई संभावना न बचे। कुल 53 मिनट तक इजरायली कमांडो एंटेबे एयरपोर्ट पर रहे। 30 मिनट में मुख्य हमला पूरा हो चुका था। 7 हाईजैकर मारे गए। करीब 45 युगांडाई सैनिक भी मारे गए, जबकि शुरू में कोशिश थी कि उनसे टकराव न हो। चारों विमान फिर बंधकों और योनी नेतन्याहू के पार्थिव शरीर के साथ उड़ान भरते हैं। वे केन्या पहुंचते हैं, वहां रिफ्यूलिंग होती है और फिर विमान वापस उसी जगह उतरते हैं जहां से यह कहानी शुरू हुई थी, बेन गुरियन एयरपोर्ट, इजराइल, जहां 27 जून 1976 को वही यात्री पेरिस जाने के लिए विमान में बैठे थे। ऑपरेशन के बाद ईदी अमीन बेहद गुस्से में था। उसने अपने सेना प्रमुख को भी गिरफ्तार कर लिया। उसे शक था कि शायद सेना के अंदर किसी ने इजराइल की मदद की होगी। केन्या से हुई रिफ्यूलिंग को लेकर वह केन्या से बदला लेने की योजना भी बना रहा था, लेकिन उसके लड़ाकू विमान पहले ही नष्ट किए जा चुके थे। उधर अस्पताल में रह गई बंधक डोरा बलोच का बाद में रहस्यमय तरीके से निधन हो गया। कई ब्रिटिश डिक्लासिफाइड दस्तावेजों में दावा किया गया कि उसे ईदी अमीन के आदेश पर अगवा करके मार दिया गया था। इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ एक इजरायली कमांडो मारा गया, योनी नेतन्याहू, लेकिन इजराइल में वह एक राष्ट्रीय नायक बन गया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट का नाम बदलकर उसके सम्मान में ऑपरेशन योनाथन रख दिया गया। और यह घटना सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं रही, यह साहस, रणनीति और जोखिम की उस सीमा की कहानी बन गई जहां एक देश अपने नागरिकों के लिए दुनिया के दूसरे छोर तक चला जाता है। आज भी इतिहासकार इसे दुनिया का सबसे साहसी लंबी दूरी का रेस्क्यू ऑपरेशन मानते हैं। एक सवाल अब भी बाकी है, अगर उस रात इजराइल बातचीत का रास्ता चुन लेता और यह ऑपरेशन न करता, तो क्या इतिहास अलग होता? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, साहसिक या बेहद जोखिम भरा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही असली इतिहास, ऑपरेशन और अंडरकवर मिशन की गहराई वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छिपी होती है एक ऐसी सच्चाई जिसे देखने के लिए चाहिए सिर्फ एक चीज, रिवीलिंग आइज।